चलिए, हम लोग भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी को देख रहे हैं, यही ना देख रहे हैं। पिछले क्लास में क्या देखे थे? भूकंप ना। देखिए तो कॉपी जी, बताइए तो एक आध गो क्वेश्चन। सबसे अधिक भूकंप कौन महासागर में उत्पन्न? प्रशांत में। भूकंप का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता? सिस्मो। भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर जहां पृथ्वी पर भूकंप तीव्रता का अनुभव पहली बार होता है क्या कहलाता? भूकंप अधि। आगे बताइएगा। भूकंप की उत्पत्ति होने से 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है। उसमें जो है सबसे विनाशकारी तरंग। भूकंप उत्पत्ति होने से पहले कौन सा गैस बाहर? रेडॉन। वैसा स्थलखंड जहां एक ही समय पर भूकंप आती है, उन सभी स्थलों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती? सहभूकंप। अत्यधिक गहराई में उत्पन्न होने वाली भूकंप को क्या कहते हैं? प्लूटोनिक भूकंप। ठीक है, आ जाइए। अरे क्या दिक्कत है यार, साउंड में डेली साउंड में दिक्कतें रहता है। देखो तो ऑनलाइन करके दो तो सब चीज तो ठीक है जी। काहे तुम लोग? हेमंत राय बताओ तो कितना बढ़िया, तो ठीक है, साउंड तो ठीक है। तब बताइए, झूठ मूठ का ये सब जो है, सही साउंड रहता है तो कहता है प्रॉब्लम में है। बेवजह का कुछ भी। चलिए आइए, हटाओ कमेंट, हटाओ जी। चलिए, भूकंप, भूकंप देख लिए। इसके बाद आगे हेडिंग मारिए तो ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, वोल्केनो, ज्वालामुखी। वोल्केनो, ज्वालामुखी। क्या है समझिए, वोल्केनो क्या है इसको समझते हैं हम लोग। ज्वालामुखी क्या है देखिए। पहले जो है एक एग्जाम्पल देते हैं और फिर उस आधार पर जो है हम लोग ज्वालामुखी को समझेंगे। जैसे मान लिया जाए आप जरूरत से ज्यादा खा लिए। आप 4 रोटी खाते हैं, 4 के जगह आप खा लिए 40 रोटी। मान लिया जाए, क्या होगा आपके साथ बताइए? अनपच हो जाएगा, वोमिटिंग होगा, डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाएंगे आप। अनपच होगा, खाना अनपच होता है तो वोमिटिंग होता है ना जी।
खाना अनपच होता है तो वोमिटिंग होता है, और उसके जरिए जो है आपका खाना बाहर आ जाता है। वैसे ही जो भूकंप है, देखिए जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी का जो ऊपरी परत है ना, पृथ्वी का जो ऊपरी परत है, पृथ्वी के ऊपरी परत को कहते हैं हम लोग भूपरपट्टी, क्रस्ट, भूपटल, सतह, जो भी कहना है आप कह सकते हैं। पृथ्वी के ऊपरी परत को हम लोग भूपरपट्टी, क्रस्ट, सतह, इन सभी नामों से पुकारते हैं। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी की अगर हम लोग बात करें, भूपटल पर वह छेद या दरार जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग का लावा, गैस, जलवाष्प, यह सब बाहर निकलता है, यह सब बाहर निकलता है। पृथ्वी के ऊपरी परत या भूपटल पर वह छेद या दरार जिससे गैस, लावा, जलवाष्प ये सब बाहर निकलता है, उसी को ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी में एक प्रकार से कहिए ना कि पृथ्वी के ऊपरी परत में छेद हो जाता है, पृथ्वी के ऊपरी परत में दरार उत्पन्न हो जाता है या छेद हो जाता है, और उस दरार या छेद से जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैस निकलता है, जलवाष्प निकलता है, आग का लपटा, आग की लपटें निकलती है, आग की लपटें निकलती है। यही आपको भूकंप कहलाता है, ज्वालामुखी कहलाता है, ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी को पृथ्वी का प्राकृतिक सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। ज्वालामुखी को पृथ्वी का प्राकृतिक सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। ज्वालामुखी एक प्रकार से कहिए, ज्वालामुखी एक प्रकार से कहिए तो पृथ्वी को विनाशकारी घटनाओं से बचाने का काम करती है। जैसे मान लिया जाए कि आप 4 की जगह ज्यादा रोटी खा लिए, या फिर मान लिया जाए कि जैसे कोई छोटा सा घाव हुआ और उस घाव पे अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो फिर वो घाव भी जो है ना कैंसर का रूप धारण कर सकता है। छोटा घाव भी कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तो ज्वालामुखी की अगर आप बात करेंगे तो बड़े प्राकृतिक आपदाओं से मानव को बचाने का काम जो है आपको ज्वालामुखी करता है। यही वजह है कि ज्वालामुखी को प्राकृतिक सुरक्षा बल्ब भी कहा जाता है, प्राकृतिक सुरक्षा बल्ब भी कहा जाता है। और ज्वालामुखी और भूकंप दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है, दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है, दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है। ज्वालामुखी की अगर हम लोग बात करें तो ज्वालामुखी में जो उद्भेदन होता है और पृथ्वी में जो दरार उत्पन्न होती है, उससे जो गैस, लावा, जलवाष्प निकलता है, सबसे ज्यादा जलवाष्प निकलता है, सबसे ज्यादा जलवाष्प निकलता है। जलवाष्प की मात्रा 80 से 90% तक होता है, 80 से 90% तक जलवाष्प की मात्रा होती है। तो ज्वालामुखी उद्भेदन में सबसे ज्यादा निकलता है आपको जलवाष्प, जलवाष्प सबसे ज्यादा निकलता है। और भूकंप के विषय में हमने आपको बतलाया था कि सबसे ज्यादा भूकंप की उत्पत्ति प्रशांत महासागर में होती है। उसी प्रकार से अगर आप ज्वालामुखी की बात करेंगे तो प्रशांत महासागर का जो तटीय देश है, तटीय महादेश है, प्रशांत महासागर से सटा हुआ जो महादेश है, जो तटीय देश है, वहां पर ज्यादा ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है, वहां पर ज्यादा ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है।
अगर आप मानचित्र पर आएंगे, अगर आप मानचित्र पर आएंगे, ये प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर से सटा हुआ जो तटीय देश सब है, जैसे आपको जापान हो गया, चाइना हो गया, इन सभी देशों में ज्वालामुखी की उत्पत्ति जो है आपको ज्यादा होती है। फिर इधर आप प्रशांत महासागर, ये भी प्रशांत महासागर है, इस एरिया में भी प्रशांत महासागर है और इधर भी प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र में, प्रशांत महासागर जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के पश्चिमी भाग में, साउथ अमेरिका का पश्चिमी भाग, नॉर्थ अमेरिका का पश्चिमी भाग प्रशांत महासागर के साथ सीमा साझा कर रहा है। फिर आपको एशिया का पूर्वी भाग हो गया, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक गौर करने वाली बात है, प्रशांत महासागर के तटीय भाग में सबसे ज्यादा भूकंप की उत्पत्ति होती है, सबसे ज्यादा भूकंप की उत्पत्ति होती है। और प्रशांत महासागर के तटीय भाग में जो सबसे ज्यादा भूकंप की उत्पत्ति होती है, इसको कहते हैं आपको रिंग ऑफ फायर, समझ गए, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। लेकिन यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है कि ऑस्ट्रेलिया में अभी तक ज्वालामुखी का उद्भेदन नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी का उद्भेदन अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन न्यूजीलैंड में ज्वालामुखी का उद्भेदन हो चुका है। तो ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी का उद्भेदन जो है आपको अभी तक नहीं हुआ है। अब ज्वालामुखी की अगर आप बात करेंगे तो जब पृथ्वी में छेद या दरार होता है तो उससे जो है आपको गैस जलवाष्प सब निकलता है, तो वो कप के आकार का, प्याले के आकार का जो है आकृति बना लेता है, प्याले के आकार का आकृति बना लेता है। तो ज्वालामुखी क्रिया के बाद भूपटल पर जो प्याले के आकार की आकृति बनती है उसको हम लोग कहते हैं क्रेटर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेटर। और उसी क्रेटर वाले एरिया में जब जल जमा हो जाता है तो उसी को कहते हैं हम लोग क्रेटर झील। महाराष्ट्र का लोनार झील क्रेटर झील का उदाहरण है। ज्वालामुखी क्रिया के उद्भेदन से उस झील का निर्माण जो है आपको हुआ है। अब अगर आप ज्वालामुखी की बात करेंगे, जैसे छात्र 3 प्रकार के होते हैं, छात्र 3 प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय, एक सुषुप्त और एक मृत या शांत। सक्रिय छात्र वैसे छात्र को कहा जाता है जो डेली पढ़ाई करता है, जो डेली क्लास करता है, जो डेली टेस्ट देता है, जो करियर के प्रति, जिसको करियर के प्रति लगाव है, क्लास मिस नहीं करता है, डेली पढ़ता है, सक्रिय छात्र हुआ। सुषुप्त कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, उसके पढ़ने की संभावना होती भी है और नहीं भी होती है। जैसे थोड़ा बारिश हो गया तो जो सुषुप्त प्रकृति के छात्र होंगे वो सोच रहे होंगे कि आज का मौसम तो बड़ी बढ़िया है, मुर्गा खाए कि मछली खाए कि अंडा खाए या क्या खाए। अब स्टूडेंट लाइफ में, हम भी स्टूडेंट लाइफ जिए हैं, मटन बहुत कम सोचा जाता है, मटन विशेष अवसर पर सोचा जाता है। 700-800 रुपए किलो है मटन, तो स्टूडेंट को 5000-6000 एबे करता है। एक दिन में 1000 का खाइए जाएगा तो बाद बाकी टाइम कैसे चलाएगा। तो मटन सब विशेष अवसर पर जो है, जैसे मान लिया जाए कि होली का अवसर है उसमें विद्यार्थी मटन खाता है, समझ गए, या अन्य अवसरों पर। तो सुषुप्त प्रकृति का छात्र, उसमें पढ़ने की संभावना होती भी है और नहीं भी होती है। वो सरफिरा आशिक जैसा होता है, कभी मन हुआ आए, नहीं मन हुआ नहीं आए, घर पर भी मन किया पढ़ने का पढ़े, नहीं मन किया पढ़ने का नहीं पढ़े। क्योंकि पटना आप आए हैं, मैक्सिमम यहां पर किसान के बाल बच्चे होंगे, गार्जियन का तो कोई साया है नहीं, जो मन हुआ अपना कर रहे हैं। तो वैसे छात्र जो कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं,
तो उसके सफल होने की संभावना भी काफी कम होती है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो सुसुप्त और एगो मृत या शांत होता है, वो आ गया अपना बड़ा बिस्तर लेकर के, सुबह में आराम से 12 बजे उठेगा, चाय दुकान पे जाएगा, 1 से 2 घंटा चाय दुकान पे रहेगा, फिर हाट आएगा, पालक लेगा, गोभी लेगा, कुकर में जाके डालेगा, बना के खा के सोएगा, फिर शाम होगा चल जाएगा एनआईटी घाट या गांधी मैदान, फिर उधर से 8-9 बजे घूम करके आएगा, फिर खाएगा, बनाएगा, खाएगा, फिर सोएगा, मोबाइल चलाएगा, फिर सुबह में वही रूटीन उसका चलता रहता है। आप लॉज में देख लीजिएगा, अगर 20 को विद्यार्थी होगा तो अप्रॉक्स में आप मान करके चलिए 50% तो नहीं, शांत या मृत टाइप का जो है 20 में से 5 गो से 7 गो जरूर मिल जाएगा, जिसको कोई मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई से, वो एडमिशनों ले लेगा। और उस प्रकार का विद्यार्थी एकदम पूरा पेमेंट देके एडमिशन लेगा, 6,000 का 6,000, लेकिन वो क्लास उलास एक रोज आया, भीड़ में धक्का मुक्की खाया गया, अब उसका पढ़ाई लिखाई कोठी कहाँ पे, समझे? तो बात ही है। तो उसी प्रकार से जो है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी की अगर हम लोग बात करें तो ज्वालामुखी भी 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा मृत या शांत ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी भी 3 प्रकार का होता है, एक सक्रिय ज्वालामुखी, एक सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी, और एक शांत या मृत ज्वालामुखी। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी वैसी ज्वालामुखी को कहा जाता है जिसमें हमेशा उद्भेदन होने की संभावना हो, या जो प्रतिदिन जिसमें प्रतिदिन पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैस, जलवाष्प, लावा बाहर निकलते रहता हो, वह आपको सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण अगर आप देखेंगे, भारत का बेरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आपको भूमध्य सागर में स्थित स्ट्राम्बोली, भूमध्य सागर में स्थित स्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है, और स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी से जो है हमेशा जो है आपको गैस, जलवाष्प, लावा ये सब निकलते रहता है, और जिस वजह से उस ज्वालामुखी के आसपास के क्षेत्र में जो है, आसपास का क्षेत्र हमेशा प्रकाशमान रहता है, हमेशा प्रकाशमान रहता है, जिस वजह से स्ट्राम्बोली को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। इसके अलावे मेक्सिको में है आपको कोलिमा ज्वालामुखी, हवाई द्वीप समूह में है किलायू ज्वालामुखी, किलायू ज्वालामुखी। ये सभी सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है, ये सभी सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है, और इसमें हमेशा उद्गार होते रहता है, इसमें हमेशा उद्गार होते रहता है, और इसमें उद्गार होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, हमेशा उद्गार होने की संभावना इसमें बनी रहती है। वही प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी की अगर हम लोग बात करें तो वैसी ज्वालामुखी जिसमें उद्गार हुआ है और आगे भी उद्गार होने की संभावना बनी हुई है, आगे भी उद्भेदन होने की संभावना बनी हुई है, आगे भी कभी भी विस्फोट हो सकता है, कभी भी विस्फोट हो सकता है। वही आपको सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। आपको इटली का विसुवियस ज्वालामुखी, जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी, इंडोनेशिया का क्राकाटोआ ज्वालामुखी, और भारत का नारकोंडम ज्वालामुखी, भारत का नारकोंडम ज्वालामुखी, ये सभी सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है। मतलब इन ज्वालामुखियों में उद्भेदन हुआ है या उद्गार हुआ है, और आगे भविष्य में कभी भी हो सकता है, आगे भविष्य में कभी भी हो सकता है। इसके बाद मृत या शांत ज्वालामुखी, जिसमें पिछले लंबे अरसे से कोई उद्गार या उद्भेदन नहीं हुआ है और आगे भी होने की कोई संभावना ना हो,
वही मृत या शांत ज्वालामुखी कहलाता है। इसके बेहतरीन उदाहरण है म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी, इसके बाद ईरान का देवबंद और कोह सुल्तान ज्वालामुखी। ये सब जो है आपको मृत या शांत ज्वालामुखी के जो है आपको उदाहरण है। अब आपके परीक्षा की अगर आप बात करेंगे तो आपके परीक्षा में जो यहां से प्रश्न पूछा जाता है, एग्जाम्पल पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सुसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन मृत या शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है। तो बेसिकली आपके परीक्षा में जो है उदाहरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पर जो आपको विशेष जोर देना है, इस बात पर विशेष जोर देना है कि कौन किस प्रकार का ज्वालामुखी है, कौन सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सुसुप्त ज्वालामुखी है और कौन जो है मृत या शांत ज्वालामुखी है। और अगर आप भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन है, और आप इससे पहले भी अवगत हो चुके हैं। अगर आप भारत का भूगोल पढ़े होंगे तो चैप्टर नंबर 1 जिसमें हम आपको भारत एक परिचय से अवगत करवाते हैं, वहां पर इस बात से हम आपको अवगत करवाते हैं। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन है। यह प्रश्न लगभग हर परीक्षा में पूछ दिया है, समझिएगा, हर परीक्षा में पूछ दिया है। क्लियर है? तो अब और बीपीएससी में यहां से पूछा जाता है, बीपीएससी का बड़ी फेवरेट टॉपिक है। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, ये सब बीपीएससी का बड़ी फेवरेट टॉपिक है, समझ गए? तो नीचे से लिखिए, लिखिएगा पृथ्वी के ऊपरी परत अर्थात भूपटल पर, पृथ्वी के ऊपरी परत अर्थात भूपटल पर, पृथ्वी के ऊपरी परत अर्थात भूपटल पर, पृथ्वी के ऊपरी परत अर्थात भूपटल पर वह छेद या दरार, वह छेद या दरार वह छेद या दरार जिससे वह छेद या दरार जिससे लावा, 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 कोमा, गैस, जलवाष्प, लावा, कोमा, गैस, जलवाष्प, पिघला हुआ पदार्थ, पिघला हुआ पदार्थ इत्यादि बाहर निकलता है, उसे ज्वालामुखी कहते हैं, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ज्वालामुखी में, नेक्स्ट पॉइंट, ज्वालामुखी में सबसे अधिक, ज्वालामुखी में सबसे अधिक 80 से 90% तक, ज्वालामुखी में सबसे अधिक 80 से 90% तक, ज्वालामुखी में सबसे अधिक 80 से 90% तक जलवाष्प, जलवाष्प बाहर निकलता है। जलवाष्प बाहर निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट, ज्वालामुखी को प्राकृतिक सुरक्षा बल्ब,
ज्वालामुखी को प्राकृतिक सुरक्षा बल्ब, ज्वालामुखी को प्राकृतिक सुरक्षा बल्ब भी कहा जाता है। ज्वालामुखी को प्राकृतिक सुरक्षा बल्ब भी कहा जाता है। प्राकृतिक सुरक्षा बल्ब भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सबसे अधिक ज्वालामुखी की उत्पत्ति, 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 सबसे अधिक ज्वालामुखी की उत्पत्ति प्रशांत महासागर के तटीय भागों में प्रशांत महासागर के तटीय भागों में, तटीय भाग का मतलब समझ रहे हैं ना? देखिए समझिए, जैसे भारत है, भारत के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल का तटीय भाग, बंगाल की खाड़ी का तटीय भाग, बंगाल की खाड़ी के तट से जो सटा हुआ है वो तटीय भाग होगा। बंगाल की खाड़ी के तट से सटा हुआ है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो बंगाल की खाड़ी का तटीय भाग हो गया पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। समझ रहे हैं ना? सबसे अधिक ज्वालामुखी की उत्पत्ति प्रशांत महासागर के तटीय भागों में एशिया और अमेरिका महादेश, एशिया और अमेरिका महादेश में होती है, जिसे रिंग ऑफ फायर, जिसे रिंग ऑफ फायर, RING, रिंग ऑफ फायर, जिसे रिंग ऑफ फायर, जिसे रिंग ऑफ फायर या परिमेखला पेटी या अग्नि मेखला पेटी लिख देते हैं, जिसे रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर या परिमेखला पेटी या अग्नि मेखला पेटी, या अग्नि मेखला पेटी, अग्नि मेखला पेटी कहते हैं। रिंग ऑफ फायर का ही अन्य नाम है परिमेखला पेटी, अग्नि मेखला पेटी। और परीक्षा का बड़ी फेवरेट प्रश्न है, यहां से यह पूछा जाता है कि रिंग ऑफ फायर का संबंध कौन महासागर से है? रिंग ऑफ फायर का संबंध कौन महासागर से है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रिंग ऑफ फायर का संबंध है प्रशांत महासागर से। आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा, एसएससी के क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा, रेलवे के क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा, या बीपीएससी का भी क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा, वहां पर भी ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। और ये प्रश्न भी लगभग हर परीक्षा में पूछा है, और सीधे तौर पर यही पूछा है कि रिंग ऑफ फायर का संबंध जो है आपको कौन महासागर से है? तो रिंग ऑफ फायर का संबंध है आपको प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर के तटीय भाग में जो ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है उसी को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। क्लियर है? तो याद रखिएगा इसको, फुल स्टॉप। नीचे से लिखिएगा, संभवतः, नेक्स्ट पॉइंट, संभवतः ऑस्ट्रेलिया महादेश में, संभवतः ऑस्ट्रेलिया महादेश में
संभवतः ऑस्ट्रेलिया महादेश में अभी तक ज्वालामुखी का उद्भेदन कभी भी नहीं हुआ है। संभवतः ऑस्ट्रेलिया महादेश में अभी तक कभी भी ज्वालामुखी का उद्भेदन नहीं हुआ है। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। उत्पत्ति 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 उद्गार या समयावधि। उत्पत्ति उद्गार या समयावधि। उत्पत्ति उद्गार या समयावधि। उत्पत्ति उद्गार या समयावधि के आधार पर उत्पत्ति उद्गार या समयावधि के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति उद्गार या समयावधि के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर में सक्रिय ज्वालामुखी। एक नंबर में सक्रिय ज्वालामुखी डैश दे करके। वैसी ज्वालामुखी वैसी ज्वालामुखी जिसमें वैसी ज्वालामुखी जिसमें हमेशा वैसी ज्वालामुखी जिसमें हमेशा वैसी ज्वालामुखी जिसमें हमेशा हमेशा उद्गार होते रहता है। वैसी ज्वालामुखी जिसमें हमेशा उद्गार होते रहता है या वैसी ज्वालामुखी जिसमें हमेशा उद्गार होते रहता है या उद्गार होने की संभावना बनी रहती 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 है। सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है इसके प्रमुख उदाहरण इसके प्रमुख उदाहरण इसके प्रमुख उदाहरण भूमध्य सागर में स्थित स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, भूमध्य सागर में स्थित स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, भूमध्य सागर में स्थित स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली लिखना पड़ेगा। भूमध्य सागर में स्थित स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जिसे जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है।
जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, कहा जाता है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि यह ज्वालामुखी क्योंकि यह ज्वालामुखी अपने आसपास के क्षेत्रों को क्योंकि यह ज्वालामुखी अपने आसपास के क्षेत्रों को क्योंकि यह ज्वालामुखी अपने आसपास के क्षेत्रों को हमेशा प्रकाशित करता रहता है, हमेशा प्रकाशित करते रहता है। इसके अलावे मेक्सिको का कोलिमा ज्वालामुखी मेक्सिको का कोलिमा ज्वालामुखी लिखना पड़ेगा, कोलिमा ज्वालामुखी कोमा भारत का बेरन ज्वालामुखी, भारत का बेलन ज्वाला बेरन 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 भारत का बेरन ज्वालामुखी, भारत का बेरन ज्वालामुखी कोमा 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 हवाई द्वीप समूह का मोना लोआ और किलायू ज्वालामुखी, हवाई द्वीप समूह का मोना लोआ और किलायू ज्वालामुखी, हवाई द्वीप समूह का मोना लोआ और किलायू ज्वालामुखी, फुल स्टॉप। उसी में विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू ज्वालामुखी है, उसी में विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू ज्वालामुखी है, फुल स्टॉप। इसके अलावे इटली का एटना, इटली का एटना कोमा, इटली का एटना कोमा चिली का चिल्लन, चिली का चिल्लन, इटली का एटना, चिली का चिल्लन, जापान का ओसामा, इसके अलावे इटली का एटना, चिली का चिल्लन, जापान का ओसामा, अंटार्कटिका का इरिबूस, अंटार्कटिका का इरिबूस है। महाराज इतना बोलते हैं तब पर भी सर में नंबर ठीक है, एकदम आराम से। इसके अलावे लिखिए आराम से, इसके अलावे इटली का एटना, चिली का चिल्लन, जापान का ओसामा और अंटार्कटिका का इरिबूस, और अंटार्कटिका का इरिबूस सक्रिय ज्वालामुखी के सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है, सक्रिय ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। क्या हुआ? जाना है? क्या हुआ? पानी चाहिए? जाना है? ठीक है, जाइए, बैग दे दीजिए इनका। हो
चलिए आगे हेडिंग मारिए, सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी डैश दे करके, वैसी ज्वालामुखी जिसमें वैसी ज्वालामुखी जिसमें वैसी ज्वालामुखी जिसमें निकट भविष्य में जिसमें निकट भविष्य में वैसी ज्वालामुखी जिसमें निकट भविष्य में उद्गार हुआ है, उद्गार हुआ है, उद्गार हुआ है और आगे कभी भी और आगे कभी भी आगे कभी भी उद्गार होने की संभावना हो और आगे कभी भी उद्गार होने की संभावना हो, आगे कभी भी उद्गार होने की संभावना हो, प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है, प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। इसके प्रमुख उदाहरण, इसके प्रमुख उदाहरण जापान का फ्यूजियामा, इटली का विसुवियस, इटली का विसुवियस, इंडोनेशिया का क्राकाटोआ, क्राकाटोआ, फिलीपींस का मेयन, फिलीपींस का मेयन, फिलीपींस का मेयन, फिलीपींस का मेयन, भारत का नारकोंडम, भारत का नारकोंडम। इसके प्रमुख उदाहरण जापान का विसुवियस, जापान का फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा, इटली का विसुवियस, इंडोनेशिया का क्राकाटोआ, फिलीपींस का मेयन, भारत का नारकोंडम है। फुल स्टॉप। चलिए आगे, मृत या शांत ज्वालामुखी, 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 मृत या शांत ज्वालामुखी। डैश दे करके, वैसी ज्वालामुखी,
वैसी ज्वालामुखी जिसमें लंबे समय से वैसी ज्वालामुखी जिसमें लंबे समय से उद्गार नहीं हुई है, लंबे समय से उद्गार नहीं हुई है, लंबे समय से उद्गार नहीं हुई है तथा निकट भविष्य में तथा निकट भविष्य में तथा निकट भविष्य में उद्गार होने की तथा निकट भविष्य में उद्गार होने की तथा निकट भविष्य में उद्गार होने की कोई संभावना भी नहीं हो, तथा निकट भविष्य में उद्गार होने की कोई संभावना भी ना हो, शांत या मृत ज्वालामुखी कहलाता है। शांत या मृत ज्वालामुखी कहलाता है। इसके प्रमुख उदाहरण इसके प्रमुख उदाहरण इसके प्रमुख उदाहरण म्यांमार का म्यांमार गलती लिखा गया है, म्यांमार का माउंट पोपा, कोमा, ईरान का कोह सुल्तान और देवबंद, ईरान का कोह सुल्तान और देवबंद, ईरान का कोह सुल्तान और देवबंद, कोमा, चिली का माउंट एकांगुआ, चिली का माउंट एकांगुआ, माउंट एकांगुआ, चिली का माउंट एकांगुआ, तंजानिया का माउंट किलिमंजारो, तंजानिया का माउंट किलिमंजारो, देखिए गुरुजी लोग, जो महत्वपूर्ण है ना सक्रिय में, सुसुप्त में, शांत में, जिसके पूछने की संभावना काफी अधिक है, उस सब से हम आपको अवगत करवा दिए। इतना भी अगर आप याद रख लेते हैं तो परीक्षा में आपका काम चल जाता है। इतना ही उलट पुलट करके जो है आपसे पूछते रहता है, समझ गए। तो अब नीचे से अब स्टार मार के पॉइंट वाइज, और पहले भी बोले हैं, अभी फिर से हम दोहरा रहे हैं, उदाहरण याद रखना है, उदाहरण याद रखना है। आप देखेंगे डेली टेस्ट में भी जो हम क्वेश्चन देते हैं उदाहरण ही देते हैं, कौन सक्रिय है, कौन प्रसुप्त है, कौन सुसुप्त है, इसी प्रकार के प्रश्न देते हैं, क्योंकि परीक्षा में यही सब प्रश्न आता ही है, समझ गए। तो अब नीचे से लिखिएगा, स्टार मार के 2 4 5 पॉइंट और लिखिए, लिखिएगा। लिखिएगा, ज्वालामुखी उद्भेदन के बाद
ज्वालामुखी उद्भेदन के बाद भूपरपट्टी पर भूपरपट्टी पर बने प्याले आकार के मुख को भूपरपट्टी पर बने प्याले आकार के मुख को भूपरपट्टी पर बने प्याले आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। भूपरपट्टी पर बने प्याले आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। क्रेटर कहते हैं। क्रेटर कहते हैं। और जब क्रेटर में जल भर जाता है जब क्रेटर में जल भर जाता है तो उसे ही क्रेटर झील कहते हैं। क्रेटर झील कहते हैं। महाराष्ट्र का लोनार झील, उसी में महाराष्ट्र का लोनार झील क्रेटर झील का उदाहरण है। महाराष्ट्र का लोनार झील क्रेटर झील का उदाहरण है। अब क्रेटर के बृहद रूप को काल्डेरा कहते हैं। ये भी बात आप लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट 2-4-5 पॉइंट और लिखिए। क्रेटर के बृहद रूप को क्रेटर के बृहद रूप को काल्डेरा कहते हैं। क्रेटर के बृहद रूप को काल्डेरा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ज्वालामुखी क्षेत्र में पृथ्वी के अंदर से गर्म पानी ज्वालामुखी क्षेत्र में पृथ्वी के अंदर से गर्म पानी ज्वालामुखी क्षेत्र में पृथ्वी के अंदर से गर्म पानी रुक रुक कर फव्वारे के रूप में फव्वारे के रूप में, फव्वारा समझते हैं? फुहारा, हाँ, फव्वारे के रूप में बाहर निकलती है। फव्वारे के रूप में बाहर निकलती है, जिसे गैसर या गीजर कहते हैं। जिसे गैसर या गीजर कहते हैं। जिसे गैसर या गीजर कहते हैं, यहां लिखे हैं। जिसे गैसर या गीजर कहते हैं। जिसे गैसर या गीजर कहते हैं। जिसे गैसर या गीजर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का सबसे ऊंचा गीजर विश्व का सबसे ऊंचा गीजर यूएसए के येलोस्टोन पार्क में, यूएसए के येलोस्टोन पार्क में, यूएसए के येलोस्टोन पार्क में, यूएसए के येलोस्टोन पार्क में स्थित है।
स्थित है, जिसे ओल्ड फेथफुल गीजर के नाम से जाना जाता है, जिसे ओल्ड फेथफुल गीजर के नाम से जाना जाता है। ओल्ड फेथफुल गीजर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हजार कुआं की घाटी, सॉरी 10,000 कुआं की घाटी, सॉरी 10,000 कुआं की घाटी, 10,000 कुआं की घाटी 10,000 कुआं की घाटी यूएसए के अलास्का में, यूएसए के अलास्का में देखने को मिलती है। चलिए, समझा दिए थे, लिखा दिए हैं, अब इसको पढ़िए आराम से, पढ़िए जल्दी पढ़िए, फिर याद करवाएंगे। पढ़ लिए, दीजिए तो, आइए तो याद करते हैं। है, आइए, पृथ्वी के ऊपरी परत अर्थात भूपटल पर वह छेद या दरार जिससे लावा, गैस, जलवाष्प, पिघला हुआ पदार्थ इत्यादि बाहर निकलता है, क्या कहलाता है?
ज्वालामुखी में सबसे अधिक क्या निकलता है बाहर? क्या निकलता है? ज्वालामुखी में सबसे अधिक क्या बाहर क्या निकलता है? पृथ्वी का प्राकृतिक सुरक्षा बल्ब किसे किसे कहा जाता है? अच्छा, रिंग ऑफ फायर का संबंध कौन महासागर से? रिंग ऑफ फायर का संबंध कौन महादेश में अभी तक ज्वालामुखी उद्भेदन नहीं, किसमें नहीं हुआ है? उत्पत्ति, उद्गार या समयावधि के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के? वैसे ज्वालामुखी जिसमें हमेशा उद्गार होते रहता है या उद्गार होने की संभावना होती है क्या कहलाता है? भूमध्य सागर में स्थित स्ट्रोम्बोली कैसा ज्वालामुखी कैसा है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को किसको कहते हैं? इसके बाद जो है मेक्सिको में स्थित कोलिमा कैसा ज्वालामुखी है? भारत का बेरन कैसा ज्वालामुखी? हवाई द्वीप समूह का मोना लोआ कैसा ज्वालामुखी? किलायू कैसा ज्वालामुखी है? विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी इटली का एटना, चिली का चिल्लन, जापान का ओसामा, अंटार्कटिका का इरिबुस कैसा ज्वालामुखी? इटली का एटना, चिली का चिल्लन, जापान का ओसामा, अंटार्कटिका का इरिबुस कैसा ज्वालामुखी कैसा है? वैसी ज्वालामुखी जिसमें निकट भविष्य में उद्गार हुआ है और आगे कभी भी उद्गार होने की संभावना हो क्या कहलाता है? जापान का फ्यूजियामा, इटली का विसुवियस, इंडोनेशिया का क्रकाटोआ, फिलीपींस का मेयन, भारत का नारकोंडम कैसा ज्वालामुखी कैसा है? आगे वैसा ज्वालामुखी जिसमें लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है और आगे निकट भविष्य में उद्गार होने की कोई संभावना ना हो कैसी ज्वालामुखी? मृतिया। म्यांमार का माउंट पोपा कैसा ज्वालामुखी है? ईरान का को सुल्तान, ईरान का देवमन, चिली का माउंट एकांगुआ, तंजानिया का माउंट किलिमंजारो कैसी ज्वालामुखी है? ज्वालामुखी उद्भेदन के बाद भूपर पट्टी पर बने प्याले आकार के मुख को क्या कहते हैं? महाराष्ट्र का लोनार झील किस झील का उदाहरण? किसका उदाहरण है? क्रेटर के बृहद रूप को क्या कहते हैं? काल्डेरा। क्या कहते हैं? क्रेटर के बृहद रूप को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी क्षेत्र में पृथ्वी के अंदर से गर्म पानी रुक रुक कर फव्वारे के रूप में बाहर निकलती, इसे क्या कहते हैं? गैसर या ज्वालामुखी क्षेत्र में पृथ्वी के अंदर से गर्म पानी रुक रुक कर फव्वारे के रूप में बाहर निकलती, इसे क्या कहते हैं? विश्व का सबसे ऊंचा गीजर या गैसर यूएसए के येलोस्टोन पार्क में है, क्या नाम है? ओल्ड फेथफुल गीजर। विश्व का सबसे ऊंचा गीजर यूएसए के येलोस्टोन पार्क में स्थित है, जिसे क्या कहा जाता है? क्या नाम है? 10,000 कुआं की घाटी कहां है? यूएसए के अलास्का। 10,000 कुआं की घाटी कहां है? यूएसए के। हो गया, समझ गए? इससे आगे अगले क्लास में, ठीक है? धन्यवाद सभी लोगों का, मिलते हैं अगले क्लास में। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा कोई भी।